5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाई और इस जीत ने ही विपक्ष की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस जीत के साथ ही एक बार फिर साबित हो गया है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। और अब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। यही कारण है कि आज फिर INDIA गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन अब तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर मोदी के मुकाबले 24 के मैदान में विपक्ष किसे उतारने वाला है। – 2024 के लिए विपक्ष की कितनी तैयारी? क्या एक अकेला सब पर भारी? एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लोकसभा के लिए शुरू हुआ घमासान, विपक्ष की राह कितनी आसान? 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाई और इस जीत ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस जीत के साथ ही एक बार फिर साबित हो गया कि अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। विपक्ष को अंदाजा नहीं था कि मोदी मैजिक जनता पर फिलहाल बरकरार है। यही कारण था कि चुनाव में कई तरह की लापरवाही कांग्रेस और अन्य दलों को भारी पड़ गई। और अब आगे देश के सिंहासन यानी कि लोकसभा की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ देश भर की कई विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर मोदी के विरोध में झंडा बुलंद कर रही हैं और कवायद और तेज की जा रही है। यही कारण है कि आज एक बार फिर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर बात की गई, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा ये साफ नहीं हो पाया। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी ओर बीजेपी है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत खुद पीएम मोदी है, जो अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं और कुछ सहयोगी पार्टियों के साथ विपक्ष से लोहा ले रहे हैं। मोदी फैक्टर अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जिसमें विश्वास है, जिसमें गारंटी है, जिसमें मैजिक है। ये विश्वास, ये गारंटी और ये मैजिक उस जीत का है जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखा, और यही अब 2024 के दंगल में भी दिखने को मजबूत अनुमान लगाया जा रहा है, जिसने इंडिया अलायंस की ताकत और उसके दावों को भी बड़ा झटका दिया है। देखना होगा कि 24 की लड़ाई विपक्ष के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी खेमे ने INDIA गठबंधन का गठन किया है, जिसकी नींव बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने रखी है। नीतीश कुमार के कहने पर सबसे पहले 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों ने एक साथ आकर बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाने की बात की थी। वहीं 17 और 18 जुलाई को कांग्रेस के नेतृत्व में 26 विपक्षी दल गठबंधन की दूसरी बैठक में शामिल हुए, जहां गठबंधन के नाम पर मुहर लगी और गठबंधन का INDIA नाम फाइनल हुआ। तो INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी, जिसमें विपक्षी दलों का खेमा बढ़कर 28 हो गया। इस बैठक को संयुक्त रूप से शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी ने आयोजित किया था। और आज 19 दिसंबर को दिल्ली में INDIA गठबंधन की चौथी बैठक हुई है, जिसमें फिर से 28 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। तो आज का दिन कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि आज हुई INDIA गठबंधन की चौथी बैठक में क्या कुछ हुआ है। INDIA गठबंधन की चौथी बैठक में दोपहर 3 बजे दिल्ली के अशोका होटल में आयोजन किया गया। इस बैठक में विपक्षी खेमे के 28 राजनीतिक दल शामिल हुए, जहां बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पद के दावेदार के लिए अपना सुझाव रखा है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव बैठक में सबके सामने रखा। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता के सुझाव का समर्थन किया और इस सुझाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। वहीं इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, PDP चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रही। 3 घंटे चली इस बैठक में मेन उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव था, जिसको लेकर पूरी बैठक में रणनीति तैयार की गई और साथ ही बैठक में 30 जनवरी से लोकसभा चुनाव के लिए संयुक्त कैंपेन
शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई है। जहां गठबंधन की चौथी बैठक में बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं ऐसे 5 मुद्दे थे जिन पर बैठक में खास चर्चा की गई है। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बातचीत हुई है। मीटिंग में INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा हुई है और इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार भी किया जा सकता है। इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि बीजेपी के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर INDIA गठबंधन के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर बातचीत करेंगे। INDIA नेताओं ने चर्चा की है कि कैंडिडेट फाइनल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट किया जाए, कहां कितनी रैलियां होंगी, स्टार कैंपेनर कौन होंगे, चुनाव अभियान की ब्रांडिंग कैसे होगी, इस सब पर चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा की गई है और विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा भी की है। तो ये वो खास मुद्दे रहे जिन पर बैठक में चर्चा हुई है। INDIA गठबंधन ने अब तक 4 बैठकें की हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि गठबंधन के 28 दलों का संयोजक कौन बनेगा। विपक्ष अभी तक इस गठबंधन के सारथी के नाम पर फाइनल मुहर नहीं लगा पाया है। INDIA गठबंधन में भले ही 28 दल शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन 28 दलों को जोड़कर, एक साथ जोड़कर चलने वाला सारथी नहीं मिल पा रहा है। आज हुई इस चौथी बैठक में भी गठबंधन के संयोजक पर कोई बात नहीं बन पाई है। 28 दलों से बने इस गठबंधन में नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसके चलते अभी तक एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। संयोजक का नाम फाइनल न होने को लेकर भी चर्चा भी कि तमाम दलों के बीच अभी तक आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया है, जिसको लेकर INDIA गठबंधन को संयोजक चुनाव में देरी हो रही है। और वहीं गठबंधन में आपसी खींचातान के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गठबंधन का चेहरा कौन होगा। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब कांग्रेस में क्या जिम्मेदारी मिलेगी। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी शामिल किया गया है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण निर्णय तो ले लिया गया है, क्या नतीजे रहेंगे देखना बाकी है। एक बड़ी जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय राहुल जी ने दी है, जिसमें माननीय अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी और साथ ही 2 और सदस्य इसमें हैं, उसमें मुझे भी रखा गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान ने दी है, मैं उसका प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये कांग्रेस के सहयोगी दल खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इस मामले में रिलायंस के द्वारा अधिकृत रूप से घोषित हुआ है या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रस्ताव हुआ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है उस बैठक। देखिए, राष्ट्रीय गठबंधन समिति में भूपेश बघेल जी को कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाकर देश को बचाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है और भूपेश जी को उसमें शामिल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भूपेश जी छत्तीसगढ़ को तो बचा नहीं पाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय गठबंधन में राष्ट्र को बचाने के लिए यदि उनको लिया जा रहा है तो ये कांग्रेस की सोच हो सकती है। मुझे लगता है कांग्रेस की सभी जो लोगों के बीच में जो उनकी स्थिति थी वो लगभग समाप्ति की ओर पे है और अब कांग्रेस का जो गठबंधन, जो इंडिया का गठबंधन था या राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर जो सदस्य बना रहे हैं, तो मुझे लगता है अब इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरमन जी, स्वागत है आपका। रुपेश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पहला स्थान मिला है समिति गठन में, और ऐसे में किस तरह से आगे ले जाया जाएगा वो भी आपसे जानेंगे। क्या चर्चाएं चल रही हैं?
देखिए, एक जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि 2024 में कांग्रेस पार्टी INDIA गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ेगी और इसी बात के मद्देनजर आज बैठक भी हुई है और बैठक के साथ साथ ये एक लिस्ट कांग्रेस ने कमेटी बनाई है जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल है, भूपेश बघेल भी शामिल हैं और अन्य सदस्य हैं। माना यह जा रहा है कि जो अन्य राज्यों में गठबंधन होंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत होगी, जो छोटी मोटी बातचीत होगी, चूंकि इंडिया गठबंधन जो है उसके काउंटर में जो INDIA गठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन में जो सीट शेयरिंग की बातचीत होगी, समझौता होगा, तो वहां पे कहां पेच फंस रहा है, कांग्रेस की ओर से किस तरह से बार्गेनिंग की जाए, इन तमाम माना यह जा रहा है कि इन तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी होगी इन नेताओं के पास होगी। चूंकि इनके पास स्टेट चलाने का अनुभव है, लंबे समय से संगठन चलाने का अनुभव है, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन भूमिका को लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी गठबंधन काम कर रहा है। गठबंधन की बैठक हुई है, 8 से 10 बैठकें और होनी है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत भी होगी, तमाम बातें होंगी। तो ऐसी स्थिति में इस समिति की क्या जिम्मेदारी होगी ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो बार्गेनिंग होगी, जो छोटी मोटी बैठकें होंगी, जा करके बातचीत करने वाली बात होगी, इन बैठकों के बीच में वो जिम्मेदारी इस समिति को दी जाएगी। जी ठीक है, रुपेश लौटती हूँ मैं आपके पास। सरमन जी, पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी, मोदी मैजिक वर्सेस INDA गठबंधन को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, बड़ी बातें कही जा रही हैं और वही मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका नाम रखा जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए कोमल जी, INDA गठबंधन की जो बैठक में यदि खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव यदि सारे लोग एक मत से करते हैं, तो चूंकि वो दलित लीडर हैं और लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं और कभी वो चुनाव हारे नहीं है, और इस समय देश में दलित और OBC के बीच में जो राजनीति का केंद्र बन गए हैं, ये सब चल रहे हैं दोनों वर्गों के लोग। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी OBC की समाज से वो आते हैं, इसको एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने कई मंचों पर कहा है। और अभी भी जो उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो उन्होंने अपनी पसंद का बनाया है, वो भी OBC और यादव कम्युनिटी से आते हैं। और मैं आपको कोमल जी पहले तो एक संदर्भ दे दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उन्होंने भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबसे कुछ उन्होंने सीखा है। चाहे नेहरू जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, राजीव गांधी जी की बात करें, मनमोहन सिंह जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, PV नरसिम्हा राव की और BP सिंह जी की। तो BP सिंह जी से उन्होंने एक चीज सीखी है, वो है मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन के तहत जो पूरे देश में राजनीति का जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो राजनीति की जाना है, उसकी तरफ माननीय मोदी जी आगे बढ़े हैं। इसीलिए उन्होंने देखिए कि ट्राइबल जो है ना, छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर दिया, मध्य प्रदेश में OBC चीफ मिनिस्टर दिया, मध्य प्रदेश में डिप्टी CM ब्राह्मण दिया, राजस्थान में ब्राह्मण उन्होंने CM दिया है, और UP में भी एक अलग कम्युनिटी से हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि माननीय मोदी जी मंडल कमीशन के तहत ही पूरी राजनीति को अपने इर्द गिर्द करना चाहते हैं, और इसमें उनको सफलता भी मिल भी रही है, और जैसा कि अभी 3 चुनाव में देखने को आ भी गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभी जो क्रेडिबिलिटी है देश में, वो अभी बरकरार है। ये बात सही है कि जब नोटबंदी हुआ था और नोटबंदी के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी को एक परीक्षा की उस पर उतारा गया था, कसौटी पर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो चुनाव जीत गए थे वो। लेकिन थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी में एक कमी आई थी हिमाचल प्रदेश में और इसके अलावा कर्नाटक में, लेकिन वह क्रेडिबिलिटी जो है ना फिर से पुनः बहाल हो गई है। तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के आधार पर ही इन 3 राज्यों में उनकी सरकार बनी है, और उनके लोगों ने भरोसा किया और उनके पक्ष में मतदान किया है। इसीलिए उन्होंने तीनों राज्यों में अपने अनुकूल चीफ मिनिस्टर और अपने अनुकूल सरकार बनाने की, चलाने की उन्होंने अपनी रणनीति के तहत काम किया 2024 के तहत, क्योंकि 2024 में उनको पुनः हैट्रिक लगाना है, तीसरी मर्तबा सरकार लाना है देश में। तो मोदी जी और अमित शाह जी पूरी प्लानिंग। आपके पास सरमन जी, रुपेश जी आपके पास आती हूँ। रुपेश, देखिए, हम जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति देख रहे हैं, काफी कांग्रेस बदलाव कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। आपसे फिलहाल की ताजा तस्वीरें भी जानेंगे और इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, जो मीटिंग है, जो बैठक चल रही थी जो नेता प्रतिपक्ष के आवास पे, वो बैठक खत्म हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष आ चुके हैं और बैठक के बाद बातचीत करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो सीधे आज
हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। मैंने ये सोचा कि जितने हमारे नए सदस्य आ रहे हैं उनको पुराने सदस्य का आशीर्वाद भी मिल जाए, इसलिए हमारे जितने बुजुर्ग पुराने और मंत्रीगण थे, पूर्व मंत्रीगण, उनको बुलाया था। हम सब ने बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा की। हम सबको, किसी को ना ये विश्वास है, ना किसी ने ये विश्वास किया है कि आज हमारी सरकार नहीं रही। हम सब ने इस बात का गहन चिंतन किया कि जो कुछ हुआ है वो असहज है, सहज नहीं है। कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हम सब, मैं कह सकता हूँ कि हम सब के समझ में नहीं आया। मैं गलत शब्द का उपयोग कर रहा था, अच्छी बात नहीं है, मगर आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से प्रक्रिया के बारे में, हमारे चुनाव के रणनीति के बारे में और चुनाव में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण आए थे, उन सब के संदर्भ में जब विस्तार पूर्वक हमें समझाया है तो ऐसा लगा है कि आज हम सबका दर्द सरमन जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। बैठक खत्म हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और देखिए एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस उभरती नजर आ रही है, क्योंकि 24 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, जहां अगर हम तीनों ही राज्यों की बात कर लें, क्योंकि हैट्रिक लगाई जीत की बीजेपी ने, ऐसे में सरमन जी यहां पर यह पूछना बेहद जायज हो जाता है कि कांग्रेस अब ऐसा क्या नया करेगी, क्योंकि तीनों राज्यों में हार हासिल हुई है, ऐसा शायद उम्मीद नहीं की होगी कांग्रेस ने। देखिए कोमल जी, ये बिल्कुल सही है कि ऐसी कांग्रेस क्या, जो भी राजनीतिक दल या निर्दलीय भी चुनाव मैदान में आता है तो वो भी ऐसी मतलब मंशा नहीं रखता कि हमारी पराजय होगी। जीतने की मंशा हर एक राजनीतिक दल के लोग और जो उम्मीदवार चुनाव में जाते हैं वो रखते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि जो मैं एक संदर्भ देना चाहूंगा कोमल जी, कि जो माननीय राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात की थी, और ये राजनीति पूरी तरीके से अब ओबीसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ओबीसी वाला जो कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने की थी, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो सफल नहीं हो पाई है। तो अब वो उस विषय को, उस अपने ओबीसी के या SC ST के लोगों के बीच में वो जनता के नजदीक कैसे पहुंचे, कैसे वो अपना उसको जमीन पर उतारें, इसीलिए ये रणनीति पूरी की पूरी बन रही है। मध्य प्रदेश में क्या, पूरे देश में राजनीति जो है ना, कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन के लोग वो पूरी तरीके से जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचना चाहते, क्योंकि उनका मतदाता बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में है और वही निर्णायक भूमिका में रहता है। इनकी पूरी कोशिश है कि हम इस तरह का करें। इसीलिए देखिए उन्होंने भूपेश बघेल जी को जो रखा है, भूपेश बघेल जी ओबीसी से आते हैं, गहलोत जी ओबीसी से आते हैं, और ये जो कमेटी का जो आपने 5 लोगों का जिक्र किया, मुकुल वासनिक दलित कम्युनिटी से आते हैं, एक मर्तबा तो उनका पार्टी अध्यक्ष के लिए भी नाम चला था। तो ये इसलिए सब ये कवायद चल रही है कि हम ऐसे चेहरे, खड़गे जी ऑलरेडी दलित हैं, ऐसे चेहरों को आगे लाएं जिससे कि जनता में उन चेहरों जिससे कि वर्गों को आसानी से साधा जा सके और आसानी से जीत हासिल की जा सके। बहुत शुक्रिया सरमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश, आपका भी शुक्रिया। और देखिए अब क्या रणनीति रहती है कांग्रेस की, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बैठकें हो रही हैं लेकिन क्या निष्कर्ष निकलेगा ये वक्त बताएगा।